हेलो। आज साइटोलॉजी पे जो हम लोगों का विमर्श है उसमें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का क्या कंसेप्ट है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगा, उन बातचीत का केंद्र बिंदु यही रहने जा रहा है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को लेकर के अगर आप देखें तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को पहली बात है कि साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलर सिस्टम भी हम लोग कहते हैं, और इसे हम लोग कभी भी एक ऐसे सिस्टम के रूप में देखते हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, एंडोजोम, वैक्यूल और लाइसोसोम के मिलने से बना होता है। इसे हम लोग कहते हैं कि ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली इंटर रिलेटेड सिस्टम है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, एंडोजोम, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स। सो फार हैज न्यूक्लियर इन्वेलप इज कंसर्न्ड, उस पर एक बहुत बड़ा साइन ऑफ इंट्रोग्रेशन लगा हुआ है कि वेदर न्यूक्लियर इन्वेलप इज पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम और नॉट। तो उसके पक्ष और उसके विपक्ष दोनों जगह आर्गुमेंट आपको दिखाई पड़ेगा। उसके पक्ष में ये बात आती है कि न्यूक्लियर इन्वेलप इज कंटिन्यूअस विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यूअस होता है। न्यूक्लियर इन्वेलप भी इन्वॉल्व है प्रोटीन सिंथेसिस में। तो ये दो ऐसे आर्गुमेंट है जो इस बात को सजेस्ट करते हैं कि न्यूक्लियर इन्वेलप टू शुड बी पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। दूसरी तरफ ये है कि न्यूक्लियर इन्वेलप जो होगा वो न्यूक्लियर इन्वेलप एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल नहीं है, और इसकी प्राइमरी भूमिका ये है कि जो एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल होगा बिटवीन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म उसको रेगुलेट किया जाए। न्यूक्लियर इन्वेलप इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज विच अकर्स बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म. But we will not discuss the other arguments related to whether nuclear envelope should be part of endomembrane system or not. हम लोग सिंपल तरीके से बात यही कहेंगे कि राइट नाउ हम लोग कंसीडर करें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इतनी चीज़ें हैं, और ये एंगल जानें कि न्यूक्लियर एनवेलप को हम उसका हिस्सा रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। ये जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होगा कभी भी एक डायनेमिक सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि ये स्टैटिक है, ये डायनेमिक सिस्टम है। और ये इसके जो अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे, जब फंक्शंस आप देखेंगे तो इसके डायनेमिज्म के बारे में आपको फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया हो जाएगा। अब इसमें जो सबसे पहला कंपोनेंट यहाँ जो आया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उस पर हम लोग बातचीत शुरू करें तो देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा वो एक ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स से मतलब ये एक ऐसा मेम्ब्रेन बाउंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल है जिसको बनाने वाले जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं उनका शेप अलग अलग होगा, लेकिन वो स्ट्रक्चरली कैसा है इसको डिस्कस करने के पहले ये देखना ज़रूरी है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा कहाँ। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा दैट विल बी प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियर इन्वेलप एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होगा और न्यूक्लियर इन्वेलप जो होगा उसके बीच की जगह में आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई पड़ेगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि फंक्शनली आप लेकर के देखेंगे कि कई सारी चीज़ें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनेंगी दे हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड टू गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो नेचुरली इसकी पोजीशन जो होगी वो पोजीशन ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे ठीक इसके बगल में गोल्जी कॉम्प्लेक्स आए। अब रही बात कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो पोजीशन हमने कहा, तो नेचुरली ये जो पोजीशन होगा उस पोजीशन की मदद से या इस पोजीशन के ही कारण ये अपने कुछ फंक्शंस को कैरी आउट कर पाएगा। लेकिन उस पर तो बातचीत तब हम लोग करेंगे जब उसके फंक्शंस पे पहुंचेंगे। अभी हम लोग एक चीज़ लेकर के देखें कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स का बना होगा उन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स के कारण साइटोप्लाज्म जो होगा वो साइटोप्लाज्म जो होगा उसके अंदर दो तरह के कंपार्टमेंट दिखाई पड़ेंगे। साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा जो कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर के बाहर होगा वो एक कंपार्टमेंट हुआ, और दूसरे वैसे कंपार्टमेंट हुए जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाने वाले मेम्ब्रेन जो हैं उसके द्वारा जो जगह घेरी गई है वो एक दूसरा कंपार्टमेंट होने जा रहा है, दैट विल बी अनदर कंपार्टमेंट। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कारण साइटोप्लाज्म को दो कंपार्टमेंट में साइटोप्लाज्म उसका दो कंपार्टमेंट में बटा हुआ दिखेगा। एक वो कंपार्टमेंट जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के
बाहर होगा, दूसरा वो जो उसके अंदर होने जा रहा है। अब इस पोजीशन को लेकर के एक सिंपल सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप कर लीजिए तो बातचीत थोड़ा आगे बढ़ाने में सुविधा होने जा रही है हम लोगों को। इसमें आप लेकर के देखेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक हिस्सा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको ड्रॉ कर दिया जाए। उसमें आप लेकर के देखें कि ये एक न्यूक्लियर इन्वेलप आप मान लीजिए, उसका एक हिस्सा मैं ड्रॉ किए देता हूँ। और ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप होगा, ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप होने जा रहा है, इसी न्यूक्लियर इन्वेलप, अब इसके अंदर आप जो कंपोनेंट रखना चाहते हैं वो रखिए। यहाँ पे आप लेकर के देखें तो आप पाइएगा कि इससे जुड़ा हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दिख सकता है। यू मे फाइंड प्रेजेंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हियर। आपको यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई पड़ जाएंगे और ये हिस्सा जो होगा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होने जा रहा है। यहाँ पे भी आप जोड़ सकते हैं, उपस्थिति यहाँ पे भी आप दिखा सकते हैं। तो ये जो पार्ट रहा, इस हिस्से को हम लोग कह दें कि दिस इज न्यूक्लियर इन्वेलप, इसको कहेंगे कि ये न्यूक्लियर इन्वेलप है। ये जो पार्ट होगा इसे हम लोग कह देंगे कि दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस हिस्से को हम कहेंगे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये जो पार्ट होगा इसके ऊपर आप जोड़ दीजिए, इसके ऊपर आप डाल दें क्या चीज़, राइबोसोम्स प्लेस कर दें। तो ऑब्वियस है कि ये जो होगा, अगर इसके ऊपर आप राइबोसोम्स डाल देते हैं तो ये जो होगा इट विल बिकम RER, तब ये जो होगा वो RER हो जाएगा, देन इट विल बिकम RER। ये RER हो गया। इसी लगे हाथ आप यहाँ पे ACR को भी डाल सकते हैं। ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, इट विल बी गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ऐसे करके आपको कंपोनेंट दिखाई पड़ेंगे। अब ये जो पूरा मुद्दा आपको लेकर के दिख रहा है, ये जो पूरा मुद्दा आपको लेकर दिख रहा है, उसमें आप पाइएगा कि ये जो एस्पेक्ट है जिसको हम लोग यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आप लेकर के देखिए कि मैं फिर रिपीट कर दूं कि मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा था। तो पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, मैंने इसमें ये कहा कि न्यूक्लियर इन्वेलप के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा हुआ होगा और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ठीक बगल में आपको गोल्जी कॉम्प्लेक्स दिखाई पड़ेगा। बाहर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। तो जब गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी आप देखिएगा तो उसकी लोकेशन की बात अगर आप करेंगे तो लोकेशन उसका ये होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में उपस्थित होगा। और अगर आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे थे तो न्यूक्लियर एनवेलप और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बीच में होगा। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको कहा था कि उनका ये लोकेशन जो है वो मैटर ऑफ चांस नहीं है, ये लोकेशन उनके फंक्शन को कैरी आउट करने के लिए आवश्यक है। आगे जब हम लोग फंक्शन देखेंगे तो ये चीज़ आराम से कोरिलेट हो जाएगी। अब यहाँ से आप शिफ्ट करते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा वो बेसिकली किसका बना हुआ होगा। तो आप देखिएगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हमेशा मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर का बना होगा और ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स बेसिकली दे आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 अलग अलग प्रकार के होने जा रहे हैं। और ये जो 3 अलग अलग प्रकार होगा सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स होने जा रहे हैं। अब रही बात कि सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स जो होंगे ये ऐसा नहीं होगा कि दे विल बी आइसोलेटेड स्ट्रक्चर्स, दे विल बी इंटर कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर। ये एक दूसरे से आइसोलेटेड नहीं होने जा रहे, ये एक दूसरे के साथ जो होंगे ये इंटर कम्युनिकेट करेंगे, दे विल इंटर कम्युनिकेट विथ ईच अदर। हालांकि ऐसा हो सकता है कि जो डायग्राम अगर दिखे उस डायग्राम में ये आइसोलेटेड दिख सकते हैं, बट फैक्ट इज दैट दे विल बी कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर एट मल्टीपल पॉइंट्स।
सिस्टर्नी क्या होंगे? तो सिस्टर्नी को आप कहिए कि ये फ्लैटेंड या कर्व्ड सैक की तरह की रचना। मैं हमेशा इसके लिए एक एनालॉग लेता हूँ कि तवे पे अगर फूली हुई कोई रोटी है तो उसको थोड़ा एक तरफ से थोड़ा सा चपटा कर दीजिए, तो जो रूप ये लेगा, द काइंड ऑफ फॉर्म इट विल एज्यूम, वो एक बढ़िया सिस्टर्नी को रिप्रेजेंट करने जा रहा है। तो सिस्टर्नी ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ए फ्लैटेंड कर्व्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर। टिब्यूल बताने की ज़रूरत नहीं है कि टिब्यूल जो होगा वो कैसा होगा। बिल्कुल टिब्यूल, कोई भी पेन अगर आपके हाथ में है तो दैट विल रिप्रेजेंट ए ट्यूबुलर सिस्टम। छोटी सी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो किसी ल्यूमेन को अपने अंदर इनक्लोज करेगी, उसे हम लोग कहेंगे कि वो वेसिकल होगा। तो जो भी सिस्टर्नी का मेम्ब्रेन हो, टिब्यूल का मेम्ब्रेन हो, वेसिकुलर मेम्ब्रेन हो, ऑल ऑफ देम वुड बी इनक्लोजिंग। ये सब के सब इनक्लोज करने जा रहे हैं एक ल्यूमेन को जिसके अंदर एक तरल पदार्थ मौजूद होगा। और ऑब्वियस है कि जो मेम्ब्रेन होगा उस मेम्ब्रेन का एक हिस्सा, मेम्ब्रेन जो होगा उस मेम्ब्रेन का एक हिस्सा, जैसे अगर ये मेम्ब्रेन है तो ये जो फेस होगा, ये जो फेस होगा, ये फेस इसका साइटोप्लाज्मिक फेस होगा, और दूसरी तरफ लेकर के देखें इसका साइटोप्लाज्मिक फेस होगा, और इसके अंदर का जो हिस्सा होगा, अगर आप बातचीत करें इफ़ यू टॉक अबाउट दिस फेस, तो निश्चित तौर पे ये फेस कैसा होगा? दिस फेस वुड बी ल्यूमिनल फेस। इस फेस को हम लोग कहेंगे कि ये क्या होगा? तो दिस वुड बी ल्यूमिनल फेस। ये उसका ल्यूमिनल फेस होने जा रहा है। दूसरी जो बात आप लेकर के देखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का टाइप कैसा होगा, तो इसको ज़्यादा इसमें माथापच्ची नहीं है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसमें सबसे पहला मुद्दा जो आप उठाएंगे वो होगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होगा। तो पहली बात कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस तरह की कोशिकाओं में बहुत ज़्यादा पाया जाएगा? दोज सेल्स विच आर इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ सिक्रीटरी प्रोटीन। वैसी कोशिकाएं जो जिन कोशिकाओं के द्वारा वैसे प्रोटीन को बनाया जाना है जो प्रोटीन सेल से बाहर सिक्रीट आउट होंगे, उनमें ये बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे। क्यों ऐसा है, ये आगे आपको फंक्शन देखते वक्त क्लियर होगा। नेक्स्ट जो बातचीत आप लेकर के देखिएगा वो ये होगा कि स्ट्रक्चर को लेकर के देखें तो जैसे हम लोगों ने ये कहा था ना कि 3 तरह की रचनाओं का बना होगा, सिस्टर्नी, टिब्यूल्स और वेसिकल्स। तो इसमें प्राइमरीली सिस्टर्नी उपस्थित होगा, स्टैक ऑफ सिस्टर्नी वुड बी देयर। तुम ये पाओगे कि ये स्टैक ऑफ सिस्टर्नी प्राइमरीली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होने जा रहे हैं। तो 2 बातें, वैसी कोशिकाओं में ये बहुत होगा जहाँ जो कोशिकाएं, जो सेल्स इन्वॉल्व हैं इन सिंथेसिस ऑफ सिक्रीटरी प्रोटीन, मतलब वैसे प्रोटीन जिनको सेल से बाहर सिक्रीट आउट करना है, वैसे सेल में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बहुतायत होने जा रही है। और क्या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल द 3 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट का बना होगा, सिस्टर्नी, टिब्यूल्स और वेसिकल्स? तो कहा गया नहीं, ये प्राइमरीली रिप्रेजेंट किया जाएगा स्टैक ऑफ सिस्टर्नी। बहुत सारी सिस्टर्नी इसके पास होंगी, उसी के द्वारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिप्रेजेंट होगा। और ये सिस्टर्नी मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको कहा था कि ये आइसोलेटेड नहीं होंगे, दे विल इंटर कम्युनिकेट विथ ईच अदर। वो एक दूसरे के साथ इंटर कम्युनिकेट करने जा रहे हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अलग कैसे होगा? तो बोथ ऑफ देम कैन बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ behavior, on the basis of nature of the surface of the membrane। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस मेम्ब्रेन का बना हुआ है उसका जो साइटोप्लाज्मिक फेस होगा, whether that साइटोप्लाज्मिक फेस इज हैविंग राइबोसोम्स और नॉट। अगर उसके साइटोप्लाज्मिक फेस पे राइबोसोम उपस्थित हैं तो ये रफ होगा, नहीं है तो ये स्मूथ होने जा रहा है। और जो राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा उसको बनाने वाले जो सिस्टर्नी होंगे, सिस्टर्नी का जो साइटोप्लाज्मिक फेस होगा, उस साइटोप्लाज्मिक फेस पे राइबोसोम्स अटैच्ड होने जा रहे हैं। अब ये जो राइबोसोम्स होंगे वो राइबोसोम्स आइसोलेटेड नहीं होंगे, देयर विल बी ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स। और जब कभी भी राइबोसोम समूह में होते हैं तो उनको हम लोग कहते हैं कि ये क्या होंगे, जब भी वो समूह में होंगे तो उनको कहा जाएगा कि ये जो हैं वो होने जा रहे हैं क्या चीज़, वी रेफर देम एज पॉलीजोम। जब वो समूह में होते हैं तो उनको पॉलीजोम कहेंगे।
और जब पॉलीजोम में होंगे तो इसका मतलब होगा कि उनको जोड़ने वाला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, और उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कभी भी कहते हैं कि ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी नोन एज मैसेंजर आरएनए। और ये सब हो गए क्या चीज़, राइबोसोम्स। और ये पूरा हिस्सा जो होगा इसे कहेंगे कि ये क्या है, पॉलीजोम है। ये पूरा हिस्सा जो होगा, मतलब पॉलीजोम सिंपली मीन्स क्लस्टर ऑफ राइबोसोम्स। और ये जो क्लस्टर होगा उसमें ऐसा नहीं होगा कि एक राइबोसोम का दूसरे राइबोसोम के साथ कोई संबंध नहीं है। दिस राइबोसोम्स वुड बी ये जो होंगे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे, नॉट डायरेक्टली, लेकिन उनके बीच में ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वुड बी देयर। और वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होगा वो मैसेंजर आरएनए होगा। और जो साइटोप्लाज्मिक फेस होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसका अरेंजमेंट भी स्पेसिफिक होगा। ये रोजेट पैटर्न में या स्पाइरल पैटर्न में उसके सतह पे दिखाई पड़ेंगे। अगर सतह है तो आप ध्यान से देखेंगे तो रोजेट या स्पाइरल पैटर्न में इसका अरेंजमेंट होने जा रहा है। दूसरी बात कि जो राइबोसोम्स होते हैं उस राइबोसोम में हमेशा आप देखिएगा कि देयर आर 2 सब यूनिट्स, लार्ज एंड स्मॉल। तो ये राइबोसोम जो होगा वो किस सब यूनिट से जुड़ा हुआ है, स्मॉल या लार्ज? तो इसका आंसर होगा कि ये जो होगा वो लार्ज जो सब यूनिट होगा, जो 60S सब यूनिट होगा, उस 60S सब यूनिट के साथ वो जुड़ा हुआ है। ये बात सिंपल तरीके से यहाँ जो एक सिंपल सा डायग्राम हमने बनाया है, यहाँ पे भी ये बात आपको दिख रही है। ये जो जिससे ये जुड़ा हुआ है वो बड़ा है और ये वाला हिस्सा जो छोटा है। ये डायग्राम, सिंपल सा डायग्राम भी इस बात को कम्युनिकेट कर रहा है कि लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट के माध्यम से ही राइबोसोम जुड़ा हुआ है ऑन साइटोप्लाज्मिक फेस ऑफ द सिस्टर्नी। अब यहाँ से दूसरा मुद्दा आता है कि ये जो राइबोसोम्स हैं, उन राइबोसोम्स को वहाँ पे टिकाए रखने के लिए कौन सी चीज़ जिम्मेवार है? तो देखो, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा उसको बनाने वाले जो सिस्टर्नी है, उसमें जो मेम्ब्रेन होगा, दैट मेम्ब्रेन वुड बी हैविंग 2 टाइप्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। उसके पास 2 तरह के ग्लाइकोप्रोटीन होंगे, एक को कहेंगे राइबोफोरिन 1 और दूसरे को कहेंगे राइबोफोरिन 2। दे आर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का मतलब ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, द प्रोटीन विच, जिसे कहा जाए कि ये अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ये जो होगा ये इट विल, इसका जो ओवरऑल, जैसे ये इतनी थिकनेस अगर मेम्ब्रेन की है तो ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होगा, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन अक्रॉस द मेम्ब्रेन आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये एक्सटेंड करेगा, मतलब इस सतह से इस सतह तक ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन आपको दिखने जा रहा है। और इट इज गोइंग टू, द राइबोफोरिन इज गोइंग टू मेडिएट द बाइंडिंग ऑफ राइबोसोम्स विथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम की बाइंडिंग को मेडिएट करने का जो स्ट्रक्चरल बेसिस होगा, दैट स्ट्रक्चरल बेसिस इज नथिंग बट राइबोफोरिन, जो कि हम लोग कह रहे हैं कि 2 टाइप का होने जा रहा है। इसमें कई मैकेनिज्म प्रपोज किया जाता है टू एक्सप्लेन बाइंडिंग ऑफ राइबोसोम्स विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसमें एक बात तो ये है कि आयनिक इंटरेक्शन इज इन्वॉल्व। आयनिक इंटरेक्शन के कारण राइबोसोम जो होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाइंड करता है, तो ये बात कही जाती है। दूसरी जो बात है एक्सक्यूज मी, जिसको हम लोग अलग से एक सिग्नल हाइपोथेसिस में एक्सपेंड करेंगे, आज के लेक्चर में तो वो नहीं होगा, सेपरेटली उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, सिग्नल हाइपोथेसिस। उसमें ये है कि जब भी प्रोटीन बनता है, तो देखो प्रोटीन की सिंथेसिस जो होगी, अगर आपने प्रोटीन पढ़ा हो तो उसमें आप पढ़ेंगे कि प्रोटीन का मतलब होता है कि ऐसा बायोमॉलिक्यूल विच इज़ कंपोज्ड ऑफ 1 और मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स, एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ मैक्रोमॉलिक्यूल जो होगा वो प्रोटीन होता है। और ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन होगा, उस पॉलीपेप्टाइड चेन में एक सिरे पे एट वन एंड फ्री एमिनो ग्रुप होता है, उसको हम लोग एन टर्मिनल बोलते हैं, और दूसरे सिरे पे फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, उसको सी टर्मिनल बोलते हैं। सिंथेसिस जब कभी भी होगी पॉलीपेप्टाइड चेन की, तो दैट विल मूव फ्रॉम एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल, यानी सिंथेसिस में जो सबसे पहला हिस्सा निकलेगा दैट विल बी एन टर्मिनल। तो यहाँ पे ये बात कही जाती है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस के समय बाहर निकलेगा, उसी हिस्से के पास एक मैसेज प्रेजेंट होता है, सिग्नल पेप्टाइड, और वो
जो एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा उसके पास एक रिसेप्टर प्रोटीन होगा। उस रिसेप्टर प्रोटीन के साथ सिग्नल पेप्टाइड के इंटरेक्शन के कारण राइबोसोम जो होगा दैट विल बाइंड विथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको विस्तार से चर्चा में लाएंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन ये राइट नाउ इतनी बात आप ज़रूर दिमाग में रखें। और ये जो बाइंडिंग वाली जो बात है उसमें एक स्पेशल रिसेप्टर साइट की भी बात कही गई है। तो ये 3 बातों को आप राइट नाउ दिमाग में रख सकते हैं कि बाइंडिंग में आयनिक इंटरेक्शन की भूमिका है और सिग्नल पेप्टाइड प्लस रिसेप्टर का इंटरेक्शन बाइंडिंग के लिए जिम्मेवार है और स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रोटीन की एक स्पष्ट भूमिका भी देखी गई है। अब यहाँ से आप आते हैं जिस एस्पेक्ट पे, वो होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक बात तो बड़े आराम से आप कह सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बनाने वाले जो हिस्से थे सिस्टर्नी, उसके मेम्ब्रेन में हमने कहा था कि राइबोफोरिन होगा और उस राइबोफोरिन को हम लोगों ने कहा था कि दैट विल मेडिएट द बाइंडिंग ऑफ राइबोसोम्स। और इसीलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पे राइबोसोम्स थे और राइबोसोम्स चूंकि ग्रेन्युलर दाने की तरह की रचना है, दैट्स वाई उसका सतह रफ होता था, इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ये नाम मिला। तो अगर इसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं तो स्मूथ कहने का मतलब होगा कि द साइटोप्लाज्मिक फेस ऑफ द मेम्ब्रेन, जो साइटोप्लाज्मिक फेस होगा मेम्ब्रेन का, वो मेम्ब्रेन जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाने वाली रचनाओं का हिस्सा है, उसके सतह पे राइबोसोम्स नहीं होंगे। राइबोसोम्स बीइंग ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर, वो अगर नहीं होंगे तो इनका साइटोप्लाज्मिक फेस स्मूथ होगा। तो जो टाइप्स की बात आप करते हैं रफ और स्मूथ, मैंने शुरू में रफ के बारे में नहीं कहा था कि रफ होगा, मैंने सिर्फ ये कहा था कि राइबोसोम्स वुड बी देयर। तो सीधी सी बात है कि राइबोसोम्स आर ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर एंड इफ सच स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ सिस्टर्नी या टिब्यूल या जो भी पार्ट वहाँ मौजूद है, तो नेचुरली दैट विल मेक द सरफेस रफ। In case of smooth endoplasmic reticulum, the cytoplasmic phase is not going to have such granular structures and that's why its cytoplasmic phase would be smooth. अब रही बात कि ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कहाँ पाए जाएंगे, तो हमने रफ के बारे में कहा था कि ये वहाँ पे पाया जाएगा जहाँ पे, ये वहाँ पाए जाएंगे जहाँ पे प्रोटीन, सिक्रीटरी प्रोटीन, द प्रोटीन विच हैज़ टू बी सिक्रीटेड आउट फ्रॉम द सेल, उसकी सिंथेसिस होती हो, वहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होगा। स्मूथ की बात अगर करें तो हम कहेंगे कि ये जो है वो एक तो कि ये जो स्केलेटल मसल फाइबर होंगे वहाँ पे इनकी बहुतायत होगी और वहाँ पे इनको हम लोग एसआर साइटोप्लाज्म, इसे हम लोग सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी वहाँ नाम हम लोग देते हैं। उसी तरह यहाँ स्टेरॉयड प्रोड्यूसिंग जो सेल्स होंगे, स्टेरॉयडल हार्मोन बनाने वाले जो ग्लैंड होते हैं उनके सेल्स में इसकी बहुतायत होगी। और नेफ्रॉन के भी अंदर ये आपको जो ट्यूबुलर पार्ट होगा, जो किडनी का जो यूनिट हुआ नेफ्रॉन, उसमें जो ट्यूबुलर पार्ट होगा उसके सेल्स में भी इसकी बहुतायत आपको दिखाई पड़ेगी। यहाँ सिस्टर्नी नहीं होने जा रहे हैं, इट विल रिप्रेजेंट नेटवर्क ऑफ, यहाँ आप लेकर के देखिएगा कि नेटवर्क होगा टिब्यूल्स का, और चूंकि उसमें राइबोफोरिन नहीं होंगे इसलिए आप पाइएगा कि उसका सतह जो होगा, राइबोफोरिन नहीं होने की वजह से राइबोसोम की बाइंडिंग नहीं होगी और इसीलिए इसका जो साइटोप्लाज्मिक फेस होगा दैट इज गोइंग टू बी स्मूथ। ये बात जस्ट मैंने अभी आपको एक्सपैंड की थी। यहाँ पे एक छोटा सा मुद्दा ग्लाइकोसोम का भी आता है। तो देखो लीवर सेल्स को जब स्टडी किया गया तो देखा गया कि ग्लाइकोजन रिच कुछ दानेदार रचनाएं टिब्यूल्स के साथ दिखाई पड़ती हैं जुड़ी हुई। तो जो नेटवर्क ऑफ टिब्यूल होगा वो जो नेटवर्क ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का जो एक नेटवर्क था, वो नेटवर्क जो था वो वहाँ पे बहुतायत में दिख रहा था जहाँ ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स बहुत ज़्यादा उपस्थित थे। तो ये जो जहाँ ग्लाइकोजन डिपॉजिट्स थे जो कि ट्यूबुलर सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ था, उसको ग्लाइकोसोम का नाम दिया गया, दैट वाज गिवन द नेम ग्लाइकोसोम। और ये जो ग्लाइकोसोम्स हैं
मैंने अभी कहा कि लीवर सेल्स में ये एक्चुअली एसोसिएटेड हैं, लीवर सेल्स के ACR के साथ ये एसोसिएटेड होने जा रहा है। हालांकि ग्लाइकोसोम डज नॉट मीन ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। एक्चुअली ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल की कोई स्टेनिंग नहीं होती है। जो प्रोटीन मोइटीज जो इन्वॉल्व है उसकी सिंथेसिस में, वो भी उसके साथ वहाँ पे मैंने वो स्टेन वही होते हैं। प्रोटीन मोइटी इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, वो जो होगा वो स्टेन होता है, और वही स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ेगा एसोसिएटेड विद द नेटवर्क ऑफ द ट्यूब्यूल, जिसको ग्लाइकोसोम का नाम दिया गया। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ एक हिस्सा है जो ग्लाइकोजन रिच हिस्सा था प्रोटीन मोइटी के साथ, और उसमें जो प्रोटीन पार्ट है उसके बारे में मैंने कहा कि दैट इज सपोज टू बी इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। तो एक एसोसिएटेड फैक्ट है, याद रहा ठीक है, नहीं याद रहा तो कुछ ऐसा डैमेज आपका नहीं होगा। यहाँ से लेकिन एक मुद्दा जो आ रहा है माइक्रोसोम्स, ये निश्चित तौर पे बहुत स्पष्ट तरीके से आपको पता होना चाहिए। पहली बात कि ये कोई साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल नहीं है। नाम से ऐसा लगता है कि ये एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल है, बट फैक्ट इज दैट कि ये कोई साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल नहीं है। देखो, जब कभी भी सेल को हम लोग स्टडी करते हैं तो ये हमारे टेक्नोलॉजी की एक त्रासदी है, टेक्नोलॉजी की एक कमी है कि किसी भी स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हमको उसको डिसरप्ट करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। टोटैलिटी में एज सच उस यूनिट को हम स्टडी करने में सक्षम नहीं है। हम उसको तभी परफेक्ट बेहतर तरीके से स्टडी कर पाते हैं जब उसको हम तोड़ते हैं। तो जब हम सेल को स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो सेल को स्टडी करने में सेल को हमको तोड़ना पड़ता है, इंक्लूडिंग द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेनस सिस्टम। जो साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होंगे, उनको भी वो चीज़ें भी टूटती हैं। और जब ये तमाम मेम्ब्रेन टूटते हैं तो मेम्ब्रेन टूटने के बाद आप ये बात आपको पता है कि जो भी मेम्ब्रेन है उसका जो फ्रेमवर्क है वो लिपिड बाइलेयर का बना हुआ है। और जब ये डिसरप्टेड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेनस सिस्टम आप देखेंगे, देन यू विल फाइंड कि वो जो तमाम छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स होंगे मेम्ब्रेन के, दे रीसील देमसेल्व्स, वो रीसील करते हैं। और रीसील करने के बाद दे विल फॉर्म ए स्मॉल वेसिकुलर स्ट्रक्चर। वो छोटे छोटे वेसिकुलर स्ट्रक्चर जो होंगे वो बनाते हैं। तो जब कभी भी आप डिसरप्ट कीजिएगा तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेनिक सिस्टम का फ्रेगमेंटेशन होगा, टूटेगा। टूटने के बाद मैंने कहा कि वो जो होंगे वो रिसील करेंगे। और जब आप उनको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद डिपेंडिंग अपॉन देयर डायमेंशन वो सेपरेट होते हैं। तो जो डिसरप्शन किया गया सेल का, उसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे उनका मेम्ब्रेन भी डिसरप्ट होगा, वो भी रिसील करेंगे। जब आप सेपरेट कीजिएगा तो वो भी सेपरेट होने जा रहे हैं। बट दे विल बी कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। एक मतलब कैटेगरी होगी फ्लेवोप्रोटीन की, देयर विल बी 2 टाइप्स ऑफ फ्लेवोप्रोटीन्स एंड 2 टाइप्स ऑफ हीमोप्रोटीन्स। मैंने नाम तो लिख दिया है, लेकिन एक हीमोप्रोटीन पे आपको चर्चा करनी पड़ेगी। जो 2 फ्लेवोप्रोटीन यहाँ पे बताए गए हैं वो है NADH साइटोक्रोम B5 रिडक्टेस, और दूसरा जो होगा NADH साइटोक्रोम C रिडक्टेस। ये देखिएगा, मतलब देखो, फ्लेवोप्रोटीन इज ए कंजुगेटेड प्रोटीन, और जो कंजुगेटेड प्रोटीन होता है उसमें प्रोटीन पार्ट के साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी होगा, एंड द नॉन प्रोटीन पार्ट इज फ्लेविन। वो जो होगा एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा, और डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ द प्रोस्थेटिक ग्रुप कंजुगेटेड प्रोटीन को नाम दिया जाता है। जैसे यहाँ कहा गया फ्लेवोप्रोटीन, यहाँ हम लोग कह रहे हैं हीमोप्रोटीन। तो नेचुरली ये ऐसा कंजुगेटेड प्रोटीन होगा जिसमें हीम होगा। हीम आपको पता है कि आयरन रखने वाला ये ग्रुप है, तो नेचुरली हीमोप्रोटीन जो होंगे आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होंगे, और ये जो होगा फ्लेविन रखने वाला प्रोटीन होगा। ये जिसे हम लोग 2 अलग अलग नाम दे रहे हैं, 2 अलग अलग टाइप है, NADH साइटोक्रोम B5 रिडक्टेज, NADH साइटोक्रोम C रिडक्टेज। इनकी भूमिका अलग से अभी आपको डिस्कस नहीं करनी है। इसमें लेकर के देखें, अगर हीमोप्रोटीन को लेकर के देखें तो हीमोप्रोटीन में आप लेकर के देखिएगा कि एक साइटोक्रोम P450 होगा। इस पे थोड़ा सा विस्तार हम लोग करेंगे, प्रश्न इस पे आ भी चुका है, आगे भी प्रश्न संभावित है। और दूसरा साइटोक्रोम B5, लेकिन मैंने कहा ना कि इसको हम लोग थोड़ा इलेबोरेट करेंगे,
क्यों इलेबोरेट करेंगे, तो काम से ये बात स्पष्ट हो जाएगी। एक तो हमने कहा कि ये हीमोप्रोटीन है, और हीम के बारे में आपको आइडिया है कि ये आयरन रखने वाला एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि इसमें आयरन रखने वाला कौन सा प्रोटीन है, तो इट विल बी ए प्रोटीन हैविंग आयरन। और ये बात बिना बताए हुए भी आपको बतानी चाहिए, क्योंकि ये एक हीमोप्रोटीन होने जा रहा है। देखो, ये एक टर्मिनल ऑक्सीडेज के रूप में काम करता है, इट एक्ट्स एज एन एंजाइम। और जब भी एंजाइम आप पढ़ते हैं, ये बात स्पेसिफिकली आपको बताई जाती है, ये बात स्पेसिफिकली आपको बताई जाती है कि एंजाइम्स आर यूजुअली स्पेसिफिक फॉर देयर सबस्ट्रेट। सपोज देयर इज एन एंजाइम ए, तो ये एंजाइम ए जो होगा, इट विल स्पेसिफिकली कैटेलाइज कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट ए। Suppose there is another enzyme known as B, then it is going to act on substrate B. तो मैं ये कह रहा हूँ कि enzymes are specific for their respective substrate। एक पार्टिकुलर तरह का एंजाइम एक पार्टिकुलर तरह के सबस्ट्रेट के ऊपर काम करेगा, ये बात बाय एंड लार्ज सही है। बहुत कम एंजाइम्स हैं जिनकी स्पेसिफिसिटी पुअर है, जैसे रुबिस्को है, नाइट्रोजिनेज है। और साइटोक्रोम P450 उसमें भी एक अनयूजुअल एंजाइम इस मामले में है कि इट लैक्स स्पेसिफिसिटी फॉर इट्स सबस्ट्रेट्स। ये अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिसिटी नहीं दिखाता है। इट कैन एक्ट अपॉन वेरी लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सबस्ट्रेट। ये बहुत तरह के सबस्ट्रेट के ऊपर काम कर सकता है, एंड दैट इज द मोस्ट यूनिक फैक्ट अबाउट साइटोक्रोम P450। साइटोक्रोम P450 में कि ये हीमोप्रोटीन है, आयरन उसके पास उपस्थित है, ये ACR में है, माइक्रोजोम के हिस्से के रूप में हम उसको आइसोलेट करते हैं या देखते हैं, ये बातें हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एसोसिएटेड विद साइटोक्रोम P450 इज its lack of specificity for substrates। ये it can act upon very large number of substrate molecule, बहुत सारे substrate molecule के ऊपर ये काम कर सकता है, और enzymes के लिए it's very very unusual fact। अब इससे ज़्यादा मैं emphasize इस मुद्दे को नहीं कर सकता हूँ। ये जो होगा, ये इट इज़ इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन एंड इनएक्टिवेशन ऑफ मेनी ड्रग्स। मैं प्राय मजाक में कहता हूँ कि हम अपने शरीर पे बहुत सारा अत्याचार करते हैं, बहुत विचित्र विचित्र तरह का भोजन करके, बहुत अलग अलग तरह का भोजन करके, कहीं का भी कोई भी भोजन उठा करके हम लोग ग्रहण कर लेते हैं। इसको मैं मानता हूँ कि ये हमारे द्वारा अपने ही शरीर पे किया गया अत्याचार है। और इस अत्याचार को कौन बर्दाश्त करता है, तो इस अत्याचार को लीवर बर्दाश्त करता है। और लीवर में इसको कौन बर्दाश्त करता है, तो लीवर में इससे मुक्ति कौन दिलाता है, तो ये साइटोक्रोम P450 है। तो ये जो होगा, जो दवाएं भी हम लोग लेते हैं, उन दवाओं को इनएक्टिवेट करना, डिटॉक्सिफाई करना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी ली जा सकती है, हम ले लेते हैं जिसमें कुछ ना कुछ टॉक्सिन होता है, तो उसको डिटॉक्सिफाई करना, या दवाएं ली जा रही हैं तो उन दवाओं को इनएक्टिवेट करने का काम भी इसके द्वारा होगा। कई सारे स्टेरॉयडल जो हार्मोन्स हैं, उन स्टेरॉयडल हार्मोन को भी ये हाइड्रोक्सिलेट करके ये जो होगा उसको इनएक्टिवेट करेगा। अब यहाँ से आप जिस मुद्दे पे आते हैं, वो मुद्दा इसका अंतिम मुद्दा है, एंड दैट इज़ रिलेटेड टू रोल्स। ER के रोल क्या होंगे। तो देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सटेंसिवली उपस्थित होता है किसी भी ये जो रचना होगी, जो साइटोप्लाज्म होगा, उसमें एक्सटेंसिवली उपस्थित होगा। और ये जो एक्सटेंसिव तौर पे इसकी उपस्थिति होती है, इसकी वजह से एक मैकेनिकल सपोर्ट साइटोप्लाज्म को ये इम्पार्ट करता है। साइटोप्लाज्म गेट्स मैकेनिकल सपोर्ट फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरी तरफ ये लेकर के देखोगे कि इंट्रासेल्युलर एक्सचेंज होगा, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, उसके अंदर जो ल्यूमेन होगा, उसके बाहर का जो हिस्सा होगा, उसके बीच में एक आपको एक्सचेंज दिखाई पड़ेगा। उसके बीच में ये जो होगा, मतलब सेल के अंदर एक्सचेंज को सुनिश्चित करने का काम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाएगा। उसके अलावा आप लेकर के देखिएगा
कि सेल के अंदर भी ये मैसेज को, सिग्नल को ट्रांसफ़र करने का काम करता है, क्योंकि आयंस का ग्रेडियंट जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन होगा, अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो आयनिक ग्रेडियंट होता है, दैट आयनिक ग्रेडियंट इज मेंटेन्ड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। आयनिक ग्रेडियंट को मेंटेन किया जाता है एंड दैट ग्रेडियंट इज एक्चुअली इन्वॉल्व इन ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल या इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन के ट्रांसफ़र में, ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व होने जा रहा है। फिर उसके अलावा लेकर के देखिएगा कि अगर आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, कुछ देर पहले मैं आपसे कह रहा था कि RER इज एबंडेंट इन दोज सेल्स विच आर इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ एक्सपोर्टेबल और सिक्रीटरी प्रोटीन। देखो, सेल के अंदर जो प्रोटीन बनेंगे उनका दो फेट हो सकता है। द प्रोटीन हैज़ टू बी यूटिलाइज विद इन द सेल, प्रोटीन को सेल के अंदर ही इस्तेमाल करना है। अगर प्रोटीन को सेल के अंदर इस्तेमाल करना है, देन that protein would be synthesized by free ribosomes. These ribosomes are not bound to RER. वो RER के साथ bind नहीं करेंगे. I underline it. The protein which has to be synthesized within the cell, जिस प्रोटीन को सेल के अंदर ही इस्तेमाल होना है, वह प्रोटीन जो होगा, जिस प्रोटीन को सेल के अंदर ही इस्तेमाल होना है, वो प्रोटीन उस राइबोसोम के द्वारा सिंथेसाइज होगा विच इज़ नॉट बाउंड टू RER, फ्री राइबोसोम के द्वारा सिंथेसाइज होगा। लेकिन द प्रोटीन विच हैज़ टू बी एक्सपोर्टेड आउट फ्रॉम द सेल, विच हैज़ टू बी सिक्रीटेड आउट फ्रॉम द सेल, जिसको कोशिका से बाहर स्रावित करना है, जिसको कोशिका के बाहर निकालना है, वो जो प्रोटीन होगा, वो प्रोटीन वैसे राइबोसोम के द्वारा बनाया जाएगा विच इज़ बाउंड टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और मैंने अभी कुछ देर पहले भी कहा था कि बाइंडिंग ऑफ राइबोसोम विथ RER इज एक्सप्लेन्ड विथ सिग्नल हाइपोथेसिस, जिसको मैंने कहा कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा। तो ये रोल बहुत स्पष्ट तरीके से आप दिमाग में रखिए कि RER उस प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए जिम्मेवार है जिसको सेल से बाहर जाना है। लगे हाथ, मैंने ये बात भी आपको बता दी कि वो प्रोटीन जो कि सेल के अंदर ही इस्तेमाल होगा, दैट विल बी सिंथेसाइज्ड बाय फ्री राइबोसोम्स या राइबोसोम्स विच आर नॉट बाउंड टू RER। अब यहाँ से लेकर के देखिएगा कि SER भी कई स्पेशलाइज फंक्शन कैरी आउट करता है। तो SER में जो SER के द्वारा जो काम किया जाएगा उसमें यह है कि ये लिपिड और स्टेरॉल की सिंथेसिस में शामिल है, प्लस ये कैल्शियम का स्टोरेज भी करेगा। जब लोकोमोशन आप देखिएगा, उसकी फिजियोलॉजी जब आप डिस्कस करेंगे, देयर विल फाइंड कि ये कैल्शियम का स्टोरेज कितना महत्वपूर्ण भूमिका वहाँ निभाता है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस में भी इन्वॉल्व है। तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब होगा ग्लाइकोजन का स्प्लिट करना, ग्लाइकोजन का टूटना, ग्लाइकोजन को तोड़ने के लिए भी ये जिम्मेवार होगा। फिर उसके बाद जो माइक्रोसोम की भूमिका आपने देखी थी, तो माइक्रोसोम के बारे में मैंने आपको शुरू में ही कहा कि माइक्रोसोम्स आर नॉट नेचुरली अकरिंग साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। ये तब अपीयर करते हैं जब साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेनस सिस्टम को डिसरप्ट किया जाता है, फ्रेगमेंट किया जाता है, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उसमें उस क्रम में ये फ्रेगमेंटेड मेम्ब्रेन रीसील करते हैं, तो माइक्रोसोम बनता है। तो वो जो रोल मैंने बताया था, वो रोल सारा का सारा SER के साथ एसोसिएटेड होगा। इट इज़ इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन एंड इन एक्टिवेशन ऑफ मेनी ड्रग्स, और ये स्टेरॉयडल हार्मोन के हाइड्रोक्सिलेशन के लिए भी क्या होगा, जिम्मेवार होने जा रहा है। विद दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंप्लीटेड। आपके स्तर पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बातचीत कंप्लीट होती है। अब यहाँ से एक मुद्दा रह जाएगा सिग्नल हाइपोथेसिस, और सिग्नल हाइपोथेसिस के बाद फिर नेक्स्ट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल पे चर्चा हम लोग करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और जम के पढ़ाई लिखाई करते रहिए। थैंक यू, टेक केयर।